तक हम क्या पढ़े हैं, सिंगली का एनालिसिस किए हैं, डबली का, और आज हम करेंगे टी बीम का। अब टी बीम भी कहते हैं इसे, या फिर कह सकते हैं हम फ्लेंज बीम। फ्लेंज बीम कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। फ्लेंज बीम, फ्लेंज बीम दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका टी बीम और दूसरा होगा आपका यल बीम। कौन सा होगा, टी बीम और यल बीम। ठीक है, अब देखिए, अब टी बीम कहाँ देखेंगे आप समझिएगा, जब बड़ा सा हाल देखे होंगे आप लोग। देखिएगा हम क्या बना रहे हैं, एक हाल बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हो गया आपका टी बीम। ठीक है, ये आपका हाल हो गया। ये समझ आ रहा है आपको। एक क्या हो गया, हाल मिल गया, जिसकी एक क्या हो गई लंबाई और एक क्या हो गई चौड़ाई। ठीक है ना, हाल समझ आ रहा है। ये क्या बनाए, सिर्फ बनाए हम छत की मोटाई। क्या बनाए हैं, सिर्फ छत की मोटाई बनाए हैं, ये दीवार वगैरह नहीं चलाए हैं। तब देखेंगे जब बड़ा सा हाल रहता है तो उसके बीच बीच में क्या डाले जाते हैं, हम एक बीम डाले रहते हैं। ऐसा है कि नहीं, कुछ निकला रहता है, ऐसा कुछ निकला रहता है बीच में, उसके नीचे कुछ निकला रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम, थोड़ा निकला रहता है। जब उसको सामने देखेंगे, यानी इसको आप सामने देखेंगे कैसा मिलेगा समझिएगा, मिलेगा आपका इस तरह। यानी ऐसा मिलेगा, समझ आ रहा है ना। इधर से सामने देखेंगे कैसा मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका छत की मोटाई, और ये क्या मिल गया नीचे निकला हुआ। तो ये कैसा दिख रहा है, टी की तरह दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका टी बीम, क्या हो जाएगा टी बीम। और किनारे का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, टी की तरह दिख रहा है क्या, ए की तरह, बी की तरह, कैसा दिख रहा है, यल की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है आपका, यल की तरह। तो ये क्या हो जाएगा आपका यल बीम। तो फ्लेंज बीम कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, टी बीम और यल बीम। आपको पढ़ना कौन सा है, टी बीम। समझ गए, क्या पढ़ना आपको, टी बीम। तो सिंपल समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं टी बीम कहाँ दिखाई देता है, बड़े से हाल में क्या दिखाई देता है आपका टी बीम। अब इसको ढालते कैसे हैं समझिएगा। ये देखिए, ये तो आपका छत है, छत में तो छड़ इसी तरह दिखेगा। अब देखिए बता रहे हैं, कुछ बड़ा इसको बना रहे हैं। अब इसका ढलाई कैसे होता है, ढलाई इसी तरह होता है, ऐसा नहीं है कि बीम को अलग डालते हैं, छत को अलग डालते हैं। ठीक है, इसका ढलाई कैसे होगा, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, ये तो छत का छड़ दिख गया। हाँ, छत का छड़, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, है कि नहीं। और इसमें ये क्या दिख गया आपका, एक क्या दिख गया बीम का, है कि नहीं। एक क्या दिख गया आपका बीम का बेंटअप बार और बीम की छड़ें दिख गई। ठीक है, ऐसा क्या करते हैं हम, उसको बांधेंगे, यानी छड़ वगैरह व्यवस्था करेंगे, और छत का और टी बीम को एक ही साथ डाल देते हैं। समझ रहे हैं, छत को और टी बीम को क्या करेंगे, एक ही साथ डाल देते हैं। इससे फायदा ये होता है समझिएगा, इससे फायदा ये होता है कि ऊपर क्या होता है कंक्रीट और नीचे क्या होता है छड़। तो करते हैं कि देखिए, टी बीम अगर हम सिंपल एक टी बीम को बनाए हैं तो इस तरह बनेगा टी बीम। तो देखिए, ऊपर मेरा जो कंप्रेशन का एरिया रहता है, वो कंप्रेशन का एरिया इसके वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। कंप्रेशन को एरिया इसके वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये ज़्यादा लोड ले सकता है कि नहीं। ये क्या करेगा आपका, ज़्यादा लोड लेगा। और छड़ क्या है, छड़ लगा दीजिए, छड़ तो आप कितना ही बढ़ा सकते हैं, इस तरह भी छड़ लगता है कि नहीं, इस तरह भी छड़ लगता है। तो छड़ बढ़ा दीजिए, ऊपर कंप्रेशन का एरिया बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को ले लेता है। ठीक है, सिंपल सा ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, मतलब कि टी बीम कैसे दिखता है। अब इसी का क्या करना है, हमको एनालिसिस करना है, इसका ही क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो आप जानते हैं एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फाइनल हम सब कुछ करते करते कहाँ तक पहुँचते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक। एनालिसिस में हम क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही तो निकालते हैं। सिंगली का डबली का क्या निकाले हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले हैं। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालते हैं लोग, न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। और इन सब करने से पहले सबसे हम पहले बनाते हैं स्ट्रेस डायग्राम, है कि नहीं, प्रतिबल आरेख कैसे कैसे वो हो रहा है। तो स्ट्रेस डायग्राम में सबसे डिफिकल्ट यानी सबसे कठिन कौन सा आपका है, टी बीम का ही पड़ेगा आपका स्ट्रेस डायग्राम। इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि दिक्कत करेगा। समझिएगा, टी बीम हम बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, केस फर्स्ट। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, केस फर्स्ट बना रहे हैं। ये हो गया आपका टी बीम का फ्लेंज, ये क्या हो गया आपका टी बीम का फ्लेंज। ठीक है, उधर बनता है ना, लाइट से दिखेगा नहीं तो।
समझिएगा। एक क्या हो गया, ऐसे कहते हैं हम लोग फ्लेंज, क्या है, फ्लेंज है, ठीक है। और ये क्या होता है, वेव, या फिर कहते हैं इसे हम रिव, रिव कह सकते हैं या फिर वेव कह सकते हैं। फ्लेंज तो ये होता है आपका, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बी इंटू एफ, क्या होता है, बी एफ, पैरों में रहेगा आपका एफ, यानी विड्थ ऑफ फ्लेंज, क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लेंज। बी मतलब विड्थ यानी चौड़ाई दिखाता है, एफ मतलब फ्लेंज। उसके बाद इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा आपका डी एफ, यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज, क्या मिलेगा, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। नीचे क्या डालेंगे, इसमें हम छड़ डालेंगे, क्या डालेंगे, छड़। तो ये छड़ क्या कराता है, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, क्या होगा आपका, एएसटी होगा, है कि नहीं। अब समझिएगा, धरन के ऊपरी सिरे से धरन के निचले सिरे तक गहराई को क्या कहते हैं, कुल गहराई, लेकिन छड़ तक की गहराई को क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावी गहराई, है ना। छड़ के केंद्र तक की गहराई मेरा क्या होता है, प्रभावी गहराई। अब एक सोचिए, अब एक दिमाग लगाइए, इसको मिटा रहे हैं, फ्लेंज होता है, ए रिव या फिर वेव कहेंगे। जब भी हम कहेंगे फ्लेंज, आपका दिमाग जाएगा यहाँ, जब भी कहेंगे रिव या वेव, आपका दिमाग आएगा यहाँ। अब समझिएगा, हम कह दें कि न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष कहाँ हो सकता है, तो न्यूट्रल उदासीन अक्ष क्या फ्लेंज के अंदर हो सकता है, हो सकता है। उदासीन अक्ष जो निकालेंगे वो कुछ भी हो सकता है, फ्लेंज के भी अंदर हो सकता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई, न्यूट्रल एक्सिस है कि नहीं। न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ भी हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो माना केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट में क्या है, न्यूट्रल एक्सिस किसमें है, फ्लेंज में है। माने है, माने क्या माने है कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, फ्लेंज में, समझ रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, फ्लेंज में। यानी हम क्या लिखेंगे कि जो XU है, समझिएगा, यानी जो DF है ना, DF क्या हो जाएगा, DF XU से छोटा हो जाएगा या फिर बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका DF, ये हो जाएगा, देखिएगा शुरू हो गया, ये समझना आपको बड़े आराम से। एक क्या हो गया आपका DF, एक क्या हो गया आपका XU, है कि नहीं। एक क्या हो जाएगा आपका XU हो जाएगा। ये XU क्या है आपका, DF से देखिएगा ऐसा हो जाएगा, इस तरह होगा, क्या हो जाएगा आपका DF क्या हो जाएगा, यानी XU कहाँ तक होगा, DF से छोटा ही है। XU क्या है, DF से छोटा, या फिर बहुत जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, DF की मोटाई तक, यानी DF के बराबर हो जाएगा XU, है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कहाँ तक है, XU क्या है, इज लेस देन डेप्थ ऑफ फ्लेंज, यानी हम कहेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लेंज से क्या है, छोटा है, यही तो हम कहेंगे। या फिर कह देंगे कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है, न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है। अब समझिएगा, आप ये बात जानते हैं, एक क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस, एक क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट कोई वर्क करता है क्या, कंक्रीट का कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा काम किसका होता है, स्टील का। पूरा टेंसाइल को कौन लेता है आपका, स्टील लेता है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, छड़ पे करेंगे। अब समझिएगा ऊपर कैसे हो जाएगा, अब स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ एरिया तक का क्या आएगा, रेक्टेंगल, उसके बाद क्या हो जाता है आपका, उसके बाद क्या हो जाता है, पैराबोला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। नीचे क्या लगेगा, नीचे टेंसाइल फोर्स लग जाएगा। अब बताइएगा इसका स्ट्रेस कितना होता है, ये वाला 10.45 FC के। ये वाला कंडीशन तो आप पढ़े होंगे, हम कह दें कि यहाँ क्या लग जाएगा, C1 यानी C लगेगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे 0.36 FC के XUB, यही ना होता है। लेकिन यहाँ B की जगह क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा, है कि नहीं। B की जगह क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा, समझ रहे हैं। सेम सिंगली वाला केस तो बन रहा है, ऊपर का कंक्रीट का एरिया लिख दिया, यानी क्या लिख दिया, अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स फिर निकालेंगे तो इतना एरिया कितना आएगा, इसको दो भाग में बांटेंगे आप, तो A आ जाएगा आपका 4/7 XU, यही आता है। नीचे वाला क्या आ जाएगा, 3/7 XU, यही तो आएगा। 4-5 फिर निकालेंगे एरिया वगैरह तो इतना ही मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा, क्योंकि ये देखिए सेम कैसा हो गया है,
सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम की तरह। 10.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी, बी की जगह क्या है कि इसका एरिया लंबा फ्रेंच की चौड़ाई कितना है, बी एफ है। हम कहते हैं आपसे ये कितने दूरी पर आता है, ए वाला दूरी, तो आप कहेंगे कितना दूरी, 10.42 एक्स यू है कि नहीं, कितने पर जाएगा, 10.42 एक्स यू पे। ठीक है, अब समझिए टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गया, टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होगा, 10.87 एफ वाई एस टी, यही तो होता है टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो गया, टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया। हम कहते हैं आपसे कि लीवर आर्म कितना होगा जेड का मान, तो आप कहेंगे डी माइनस 10.42 एक्स यू, है ना लीवर आर्म। ये बताइए ये समझ आ रहा है, अभी तक कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये सबसे सिंपल केस है, केस फर्स्ट क्या है आपका, केस फर्स्ट सबसे सिंपल, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया, रिव्यू में हो गया, अब टेंशन ही नहीं है। समझिएगा, हम कहें आपका इस तरह का स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, तो ऊपर का हम पूरा ज्ञात कर लेंगे, 10.36 एफ सी के एक्स यू जितनी चौड़ाई है बी लिख देंगे। नीचे का कुछ भी हमसे क्या लेना देना भाई, नीचे का स्ट्रक्चर कैसा भी हो हमसे क्या लेना देना है कि नहीं। नीचे इस तरह हो ए बी, यानी नीचे आपका इस तरह हो, हमसे क्या लेना देना। नीचे तो पूरा मेरा फोकस कहाँ रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मेरा पूरा फोकस कहाँ आ जाएगा, छड़ पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो नीचे देखिए, नीचे तो आपको इस तरह दिख रहा है, लेकिन उससे हमसे क्या लेना देना। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएंगे तो हम डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, छड़ पे आ जाएंगे। अब ऊपर आपका सेम आप सिंगली की तरह पढ़ चुके हैं, है कि नहीं, रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं और प्रतिबल। ठीक है, समझ आ रहा। तो हम न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा ना। टोटल टेंसाइल कितना होगा, 10.87 एफ वाई एस टी हो जाएगा। टोटल कंप्रेसिव कितना होगा, 10.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी, यहाँ से एक्स यू निकल जाएगा, एक्स यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 0.87 एफ वाई एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के एक्स बी। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है कि टी बीम के लिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, यहाँ कहीं बी लिख देगा, कहीं बी एफ लिखेगा, कहीं डी एफ लिखेगा, यही तो चेंज होगा, दूसरे से यही तो चेंजिंग है, तो यहाँ चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस तो सबको पता है कि नहीं, ये तो रट गया होगा। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस एफ आई 250 के लिए एक्स यू लिमिट कितना होगा, 10.53 डी, है ना। एफ आई 415 के लिए एक्स यू लिमिट कितना हो जाएगा, 10.48 डी, और एफ आई 500 के लिए एक्स यू लिमिट कितना हो जाएगा, 10.46 डी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। क्या ज्ञात करना है आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम ओ आर भाई सी गुणे लीवर आर्म, सी गुणे जेड। अब सी कितना हो जाएगा, 10.36 कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो 3 एफ सी के एक्स यू बी एफ डी माइनस 10.42 एक्स यू। हम तो काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड में हम लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर आ जाएगा आपका एम ओ आर, क्या आ जाएगा, टी गुणे जेड। टी कितना है, 10.87 एफ वाई एस टी डी माइनस 10.42 एक्स यू। ठीक है, तो हो जाएगा आपका मोमेंट और रेजिस्टेंस। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आराम है। उसके अनुसार हम एक्स यू को एक्स यू लिमिट वगैरह ओवर एनफोर्समेंट में करना जानते ही हैं, कभी हम ओवर एनफोर्समेंट का डिजाइन नहीं करते हैं, है ना। एक्स यू जब भी ओवर आएगा, एक्स यू को क्या बदल देंगे, हम लिमिट में कर देंगे। ठीक है, तो नोट करिए इतना। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या था, हेलो फर्स्ट केस में क्या था, डीएफ कम था किससे, एक्स यू से, है। डीएफ क्या था, अधिक था किससे, एक्स यू से, या फिर बराबर था। कहने का मतलब अभी आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में ही है ना। अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ रखेंगे, वेव में या फिर रिव में, इसमें आ गया। ठीक ना। अब देखिएगा
अब देखिएगा, अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ गया जी? न्यूट्रल एक्सिस किस में है? रिब में है। किस में आ गया? रिब में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? रिब में आएगा तो न्यूट्रल एक्सिस डी एफ से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। देख समझिए कैसे, यही समझना अच्छे से। ये क्या है? बी एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? डी एफ। और ये हो जाएगा आपका स्मॉल डी। ये हो जाएगा आपका छड़, यानी ए एस टी। अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया। अब बताइए न्यूट्रल एक्सिस डी एफ से अधिक हुआ कि नहीं? न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया? डी एफ से अधिक हो गया न्यूट्रल एक्सिस। अब समझिएगा, इसके साथ साथ एक और कंडीशन बनता है कि जो डी एफ है ना, वो अभी भी कम रहेगा या फिर बराबर रहेगा 3/7 एक्स यू से। 3/7 एक्स यू से बता रहे हैं। और 3/7 कितना हो जाएगा? 3 बटा भाग दीजिए 3 में 7 से हो जाएगा 10.43 आता है। ठीक है, हाँ वही। अब समझिएगा, इधर देखिए तो दूसरा बता रहे हैं इसका कहने का मतलब। ए वाला तो समझ आ गया आपको, ए वाला समझिए। इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा समझिएगा। यहाँ से कुछ जाएगा सीधा, है कि नहीं? क्या जाएगा आपका? सीधा। उसके बाद क्या बनेगा आपका? पैराबोला बनेगा ना। उसके बाद क्या बनेगा आपका? पैराबोला। तो समझिएगा, जो सीधा है ना, जो सीधा रेक्टेंगल बन रहा है वो कहाँ है? 3/7। वो आपका किससे अधिक है? डेप्थ ऑफ फ्लेंज के। तो 3/7 एक्स यू बन रहा है, यही तो आपका 3/7 एक्स यू। देखिए 3/7 एक्स यू, और रेक्टेंगल तक ही तो होता है, रेक्टेंगल तक 3/7। उसके बाद ए वाला कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 4/7 एक्स यू। अब तो आप तो बनाएंगे तो बड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ तो मान लीजिए कि यहाँ तो इधर उधर होगा ही, तो समझिएगा। तो डी एफ क्या है? डी एफ अभी भी 3/7, यानी ये जो रेक्टेंगल है 3/7 है, उसके अंदर ही है। या फिर बहुत हो सकता है तो क्या हो सकता है? बराबर। यानी डी एफ कहाँ 3/7 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। यानी कहाँ हो सकता है आपका? समझ लीजिए ए यहाँ हो सकता है ना। तो दूसरा कंडीशन समझिएगा, एक केस सेकेंड है। क्या कह रहा है कि जो डी एफ है वो एक्स यू से कम है, यानी एक्स यू क्या है? अब डी एफ से अधिक, यानी रिब में चला गया। लेकिन दूसरा कह रहा है कि जो अभी भी डी एफ है ना, वो 3/7 एक्स यू के क्या है? कम है या फिर बराबर है। यानी रेक्टेंगल कहाँ तक बनेगा? यहाँ तक। ठीक है, रेक्टेंगल कहाँ बनेगा आपका? डी एफ के नीचे ही। रेक्टेंगल कभी डी एफ के ऊपर नहीं बनेगा। अब समझिएगा, यदि रेक्टेंगल डी एफ के ऊपर बन जाएगा तो क्या होगा? रेक्टेंगल यदि डी एफ के ऊपर बन जाएगा और इसमें ही आ जाए तो कौन सा केस हो जाएगा? ये तो पहला केस आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये दूसरा केस है ना, कह रहा है रेक्टेंगल कहाँ तक आएगा? रेक्टेंगल डी एफ तक आएगा या फिर डी एफ के नीचे जा सकता है, उसके बाद पैराबोला होगा। ठीक है इतना। अब समझिएगा, इसके नीचे तो हमको कुछ लेना ही देना नहीं है, सीधे हम फोकस करेंगे कहाँ? छड़ पे। ठीक है, कहाँ फोकस कर दिए? छड़ पे। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। तो ये आपका सेकंड केस है, एक्स यू डी एफ से अधिक तथा 3/7 एक्स यू डी एफ से बराबर या फिर अधिक होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर न्यूट्रल एक्सिस। अब समझिएगा, जो नीचे के छड़ हैं, अब देखिए ऊपर दो भाग दिख रहा है क्या आपको? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कितना भाग दिख रहा है आपको? 2 भाग दिख रहा है। दिख रहा है कहीं 2 भाग? नहीं दिख रहा। देखिए, एक फ्लेंज वाला भाग और एक कौन सा भाग? वेव वाला भाग। अब दिखा, एक फ्लेंज वाला भाग दिख गया और एक कौन दिख गया? वेव वाला भाग। अब समझिएगा, हम पहले सिर्फ बना रहे हैं किसको? फ्लेंज वाले को। ठीक है, किसको बनाएंगे? सिर्फ फ्लेंज वाले को। देखिएगा, ये बन गया आपका फ्लेंज वाला भाग, है कि नहीं? क्या बन गया? पूरा फ्लेंज वाला। यहाँ से लेकर ऊपर तक बना दिया। कहाँ तक? यहाँ से लेकर एकदम ऊपर तक। ठीक है, क्या बना दिए? फ्लेंज वाला भाग। एंड न्यूट्रल एक्सिस एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दीजिए। अब समझिएगा, उसके बाद इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगा? इसका स्ट्रेस डायग्राम देखिएगा, यही तो बनेगा। यानी फिर बन जाएगा आपका इस तरह बनेगा। ठीक है, पैराबोला। और नीचे पूरा कौन सा लेगा आपका? पूरा नीचे कौन सा लेगा?
नीचे पूरा ले लेगा आपका छड़, यानी ये हो जाएगा इधर टी। अब समझिएगा, समझ आ रहा है ये वाला हम क्या बनाए अभी सिर्फ क्या बनाए हैं, रिब वाला भाग। कौन सा भाग बना दिए हम इसका, रिब वाला भाग। ठीक है, अब समझिएगा कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका C1, नीचे क्या हो जाएगा T1। कहने का मतलब है समझिएगा, यानी इस छड़ का कुछ भाग किसके साथ कपल बनाएगा, फ्लेंज के साथ, तथा छड़ का कुछ भाग किसके साथ कपल बनाएगा, वेव के साथ। जैसा कि डबली में छड़ का कुछ भाग कंक्रीट के साथ बनाया था और नीचे वाले छड़ का कुछ भाग ऊपर वाले छड़ के साथ कपल बनाया था, सेम वैसे ही पहले छड़ का भाग किसके साथ बनाएगा आपका, किसके साथ, हाँ, यानी पहला छड़ किसके साथ बनाएगा, फ्लेंज के साथ। किसके साथ बना लेगा, फ्लेंज के साथ। ठीक है, कहने का मतलब इस AST का कुछ भाग फ्लेंज में उपस्थित है, यानी इतने वाले से कपल बना रहा है। इस छड़ का कुछ भाग कितने वाले से कपल बना रहा है, इतने वाले से बनाएगा, है कि नहीं, है ना, वही तो यहाँ लिखे हैं। तो समझिएगा, तो रेक्टेंगल का आप लोग जानते हैं C1 कितना मिलता है, 0.36 FC के XUB, लेकिन यहाँ B की जगह क्या हो जाएगा, BW क्या है, विड्थ ऑफ वेव। BW क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ वेव। रेक्टेंगल का तो C1 वही ना होता है, 0.36 FC के XU और B की जगह पहले वाले में BF था, इसमें क्या हो जाएगा BW, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो आपको पता है 0.87 FY AST1, क्या हो जाएगा AST1। तो छड़ का कुछ भाग इतने वाले के साथ कपल बना रहा है। अब रेक्टेंगल का तो आप शुरू से पढ़ते हैं, सिंगली में डबली में यही होता है रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, अब समझिएगा ये कितने दूरी पर होता है, ऊपर से 0.42 XU, कितना होगा 0.42 XU। ठीक है, तो लीवर आर में कितना बचेगा, D - 0.42 XU हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आप बताइए ए वाला कितना होता है, ए वाला 0.45 FC के, है ना, समझ आ रहा है। स्मॉल डी यहाँ से लेकर छड़ के केंद्र तक, ये आपका AST1 और ये कितना हो जाएगा आपका BW। समझ आया वाला। अब समझिएगा, अभी आपका क्या बच रहा है, ये दोनों भाग बच रहा है कि नहीं। अभी इतना तो भाग हम निकाल लिए, इसका तो काम कर दिया। अब बचेगा क्या आपका, ये दोनों फ्लेंज के दोनों किनारे, ये न बच रहे हैं, फ्लेंज के दोनों किनारे। हम कहें कि ए वाला कितना होगा, इतना सा, तो आप कहेंगे सर जी BF - BW/2। फिर BF - BW का आधा ही तो है, और ये क्या है, ए वाला उतना ही हो जाएगा, BF - BW/2 हो जाएगा कि नहीं, भाग है BF - BW/2। अब सिर्फ उतने के लिए हमको क्या बनाना है, स्ट्रेस डायग्राम बनाइए, समझिए, उतने के लिए बनाइए। अब उतने के लिए हम कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे या फिर वहीं बना रहे हैं, समझिएगा ये हो जाएगा आपका इसका स्ट्रेस डायग्राम। हाँ, ये हो जाएगा आपका DF, क्या हो जाएगा आपका DF। अब समझिए ये कितना होता है, 0.45 FC के, दिख रहा है 0.45 FC के। अब समझिएगा नीचे का कुछ छड़ बनाएगा, कितना होता है T2, यहाँ क्या मिलेगा आपका C2, क्या मिल जाएगा C2। अब समझ आया, छड़ का कुछ भाग इतने के साथ बना रहा था कपल, और छड़ का कुछ भाग इन दोनों के साथ मिलकर कपल बना रहा है। अब इन दोनों का यही तो है, इसका दूरी कितना है, इसका दूरी कितना है आपका, यहाँ कितना मिलेगा BF - BW/2, क्या है BF - BW/2, BF - BW/2, BF - BW/2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BF - BW, यानी कह दें हम कितने चौड़ाई के लिए स्ट्रेस बनाना है हमको, तो कह देंगे आप BF क्या कहेंगे BF - BW, इतना चौड़ाई के लिए बनाना है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका एक छड़, भाई 3 छड़ तो इसमें है, एक छड़ कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अब समझिएगा इस तरह के बनाने के लिए वहाँ जगह नहीं है, ठीक है, इस तरह को हम कहाँ बना दे रहे हैं, ये समझ आया।
अब समझिए, इसको हम यहाँ बना रहे हैं, समझिएगा। इतने का तो हमको काम ही नहीं है, हमको काम बस कितने का है, इतने का है ना, क्योंकि इतने का तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, इतने का ही तो काम है, और नीचे एक छड़ का काम है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं, बस इतना कंक्रीट है और नीचे छड़, बीच वाला तो हम पहले निकाल चुके हैं, और यही जा रहा है आपका न्यूट्रल एक्सिस। अब इसी का स्ट्रेस डायग्राम बनाए हैं, वो क्या है, इसी का स्ट्रेस डायग्राम। कैसा है इसका स्ट्रेस डायग्राम, रेक्टेंगल है। कैसा है, रेक्टेंगल। आप कहेंगे रेक्टेंगल कैसे है ना। अब समझिएगा, इतने तक का स्ट्रेट डायग्राम कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है भाई। इतने तक का स्ट्रेट डायग्राम कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, जबकि इतने तक का स्ट्रेट डायग्राम रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों दिख रहा है। तो इतने तक का जब हम बनाए हैं तो देखिए इसमें क्या बना है, रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों, लेकिन इतने के लिए सिर्फ डीएफ मोटाई के लिए स्ट्रेट डायग्राम कैसा दिखेगा आपको, इसमें देखिए क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल ही तो दिख रहा है। तो इसका स्ट्रेट डायग्राम कैसा बन गया, रेक्टेंगल बन गया। समझ आ रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा आपका C2, और नीचे क्या मिल जाएगा T2। अब C2 कैसे निकलेगा, अब याद करिए, जब आप स्ट्रेट डायग्राम पढ़ाए थे तो ये कितना हो जाएगा, वहाँ सब लिखे हैं 0.45 FC के, ठीक है, ये हो जाएगा आपका DF। C2 क्या होगा, तो समझिएगा 0.45 FC के समझिएगा, उसका बाद हो जाएगा DF। अब समझिएगा, जब हम आपको सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम पढ़ा रहे थे तो उसका C2 कैसे निकाल रहे थे, समझिएगा ऐसा पढ़ाए थे। उसके बाद इधर था आपका रेक्टेंगल पैराबोला, और कहे थे इसको कहे थे A1, इसको कहे थे A2, कहे थे A1 ये टोटल क्षेत्रफल क्या निकाले थे, A1 प्लस A2 करके, और जब टोटल क्षेत्रफल निकाले थे तो आया था 3.36 FC के XU, बस इतना ही आया था। क्या आया था आपका XU, ठीक है, और कुछ नहीं आया था। अब समझिएगा, तो इसमें क्या है, यही आपका XU था। तो सेम वही प्रोसेस किए हैं, इन दोनों को प्रतिबल जब निकाले थे आया था 0.36 FC के। कैसे आया था, 4/7 XU, सब क्षेत्रफल निकाले थे। अब देखिएगा पीछे, तो प्रतिबल गुणे ये वाला दूरी था, प्रतिबल गुणे ए वाला दूरी। देखिए C2 में क्या लिखे हैं, प्रतिबल गुणे ए वाला दूरी, लिखेंगे नहीं लिखे हैं, प्रतिबल गुणे ए वाला दूरी। लेकिन इसमें इस फार्मूले में B भी तो रहता है, और B क्या है, धरन की चौड़ाई, और इसमें B क्या मिलेगा, ये क्या है, यानी ये दूरी क्या मिलेगा आपको, BF माइनस BW, है कि नहीं। BF माइनस BW/2 आधा इधर, BF माइनस BW/2 आधा का इधर, और BF माइनस BW/2 आधे का इधर। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, BF माइनस BW। तो C2 भी समझ आ गया, है कि नहीं, क्या आ गया आपको, C2 भी आ गया। T2 क्या होगा, ये तो आसान है, 0.87 FYAST2, है कि नहीं। अब बताइएगा, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का गुरुत्व केंद्र कहाँ काम करेगा भाई, 10 में कहाँ काम करेगा, DF का आधे पर, यानी DF/2, है कि नहीं। नीचे आ जाएगा आपका DF/2। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि नहीं, समझ आ रहा है आसानी से तो नहीं आ रहा होगा, ताम झाम तो है। हम कह रहे थे ना टी बीम बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक है। समझिएगा कैसे बनाना है, ये डार्क, आपको डार्क वगैरह कुछ नहीं करना है, समझिएगा। सबसे पहले ए फिगर बनाइएगा, ये लाइन वगैरह मत खींचिएगा, ए फिगर। उसके बाद क्या बनाना है, ए फिगर, उसके बाद ए फिगर बनाइएगा, ठीक है। और इसी में आप इसी में प्लस करके इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसी में प्लस करके एकदम लाइन से बनाइएगा। नहीं, सबसे पहले समझिएगा क्या क्या लग रहा है, समझिए। यहाँ लग रहा था आपका C1, उसी में कहीं क्या लग रहा है C2, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमको नहीं पता कि DF/2 कितना आएगा, 0.42 XU कितना आएगा, ठीक है। ए ऊपर नीचे भी आ सकता है। यहाँ क्या लिख देना है हमको, T लिख देना है। C1 से लेके आना है आपको, Z1 लिख देना है लीवर आर्म फर्स्ट, और C2 से लिख देना है आपको Z2। अब समझिएगा ऊपर क्या हो जाएगा,
0.45 एफ सी के। अब बताइए डिटेल में समझ आया कि नहीं आया? इस अब हो गया, हमको C1 T1 ही तो निकालना होता है, इसको लाइन से बनाते हुए निकल जाइएगा। इसको हम क्या किए, इस टी बीम को क्या किए, दो भागों में तोड़ दिए हैं। यानी छड़ का कुछ भाग किसके साथ कपल बना रहा है, सिर्फ रिब के साथ। तो बनाए हम रिब कैसा है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपका, पैराबोला होता है, सिंगली की तरह। सिंगली का फार्मूला लिख दिए ऊपर नीचे। अब आपके पास बचा क्या, इतना का फ्लेंज इधर का, इतने का फ्लेंज इधर का, यही तो बच रहा है। तो इतने फ्लेंज के लिए कितना होगा उसका चौड़ाई, BF - BW/2। इसके लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनेगा, देखिए कैसा है, इसमें देखेंगे तो उतने के लिए आपको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। इसी को क्या कर देंगे हम, रेक्टेंगल बना देंगे, है ना। C2 कैसे निकाले, 0.36 जैसे हम बताए हैं, ठीक है। प्रतिबल इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, 0.45 FC के DF, तो 0.45 FC के इंटू DF, इसका क्षेत्रफल गुणे क्या कर देंगे हम, चौड़ाई से गुणा करते हैं, तो इसका चौड़ाई दोनों को मिला के चौड़ाई कितना आ जाएगा, BF - BW। इसमें भी वही किए हैं, इसका पूरे का क्षेत्रफल कैसे आता है समझिएगा, इसमें भी C1 वैसे निकाले हैं। इसका डायरेक्ट दिख रहा है ए वाला 0.45 FC के, लेकिन इसके पूरे का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ के कितना आता है, 0.36 FC के। क्योंकि इधर कम है, इधर क्या हो गया आपका, इधर ज़्यादा, इधर क्या हो गया, स्ट्रेस कम हो गया है, तो दोनों का मिला के कितना स्ट्रेस आता है, 0.36 FC के। और इसका चौड़ाई से गुणा किए XU, 0.45 FC के चौड़ाई से DF, और इसकी चौड़ाई कितना है, BW से गुणा किए, और इसकी चौड़ाई कितना है, BF - BW। देख रहे हैं ना, तो आपका फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो अभी आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यानी दोनों का स्ट्रेस कर्व मिल गया। सीरीज से आपको बनाते चलना है, ये इसके सामने ही रहेगा। यानी टी बीम को दो भागों में हम तोड़ के बनाए। कौन सा केस है, सेकेंड केस, यानी जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के बाहर है, यानी किस में है, रिब में, तथा जो DF है वो किससे कम है, 3/7 XU से कम होगा, है ना। अब समझिएगा इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। टोटल टेंसाइल क्या होगा भाई, T1 + T2, टोटल कंप्रेशन क्या होगा, C1 + C2। T1 0.87 FY AST1 प्लस 0.87 FY AST2। C1 कितना है, 0.36 FC के XU BW प्लस 0.45। अब जब तक माइंड आपके फिगर में नहीं बनेगा तब तक याद भी नहीं होगा, ये याद हो पाएगा, FC के DF और क्या जाएगा, BF - BW। जब तक आपके माइंड में फिगर नहीं बनेगा, एक चीज़ हर चीज़ याद ही होने वाला नहीं है। यहाँ से XU निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। आपको सबको पता है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालना। FI 250 के लिए है, XU लिमिट कितना होता है, 0.53 D। FI 415 के लिए है, XU लिमिट कितना होता है, 0.48 D। और FI 500 के लिए है, XU लिमिट कितना होता है, 0.46 स्मॉल d, ठीक है। अब क्या निकालना हमको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, C1 Z1 प्लस C2 Z2। C1 कितना है भाई, 0.36 FC के XU BW, है कि नहीं। Z1 कितना है, D - 0.42 XU प्लस C2 कितना है, C2 कितना हो जाएगा, 0.45 FC के DF BF - BW। Z2 कितना मिलेगा, D - DF/2 हो जाएगा ना। याद कर लेंगे इसको, नहीं कई बार इसको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको माइंड और दिमाग। उसके बाद आएगा आपका MOR किस और क्या आ जाएगा आपका, T1 Z1 प्लस T2 Z2। T1 Z1 क्या होगा, 0.87 FY AST1 D - 0.42 XU प्लस T2 कितना है, 0.87 FY AST D -
डी एफ बाई 2, AST2 है, AST1 है। तो यहाँ से उसके बाद अंडर ओवर जो आएगा हम लोग लिमिट वगैरह लगा सकते हैं। तो 1:2 समझ आया, लिख लीजिए इसको, नोट करिए। देखिए देखिए ये सेकेंड केस हो गया ना। अब थर्ड केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, हम बता रहे हैं। हेलो समझिए, देखिए थर्ड केस में क्या होगा। थर्ड केस में अभी भी एक्स यू कहाँ रहेगा, DF से नीचे ही, अभी भी एक्स यू कहाँ रहेगा, DF के नीचे, है ना आपका थर्ड केस। लेकिन क्या हो जाएगा, जो DF रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, 3/7 एक्स यू से। अब समझिए कैसा बनेगा। समझिए, ये क्या हो जाएगा आपका BF, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका DF, और ये क्या हो जाएगा थर्ड एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट यानी EST। अब इसका स्टेट डायग्राम कैसा बनेगा समझिएगा। अभी कहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, नीचे है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, नीचे, यानी कहने का मतलब रिब में है। इसकी चौड़ाई कितनी है, BW, यानी एक्स यू कहाँ है, यहाँ है कि नहीं। यानी पहला समझ आ गया, एक्स यू कहाँ है, DF से नीचे, लेकिन DF अधिक है किससे, 3/7 एक्स यू से। यानी जो अब ए बनेगा, ए यहीं से मुड़ गया। जो रेक्टेंगल भाग ही तो 3/7 होता है कि नहीं रेक्टेंगल भाग। तो ए हो गया आपका, देखिए DF 3/7 से अधिक है कि नहीं है, आपको समझ आ गया, ठीक है। और नीचे पूरा फोकस किस पे करेंगे हम, छड़ पे करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, T1। लेकिन यहाँ तो नहीं समझ आएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको तोड़ना पड़ेगा, यानी रिब को अलग बनाएंगे और फ्लेंज को अलग बनाएंगे, तब हमको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। समझिएगा, ये बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसको लिख दे रहे हैं कि जो DF है वो अधिक है किससे, 3/7 एक्स यू से। दोनों के सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये तोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें से क्या बनाएंगे, सिर्फ रिब यानी वेव वाला भाग। वेव वाला भाग कैसा है आपका, रेक्टेंगल है, नहीं तो जगह नहीं बच रहा है, कैसा है आपका रेक्टेंगल। देखिए पूरा बना दिए। अब छड़ का कुछ भाग वेव के साथ कपल बनाएगा। तो देखिए 3 छड़ था तो 2 ले लिया, कितना भी लीजिए आपको नहीं पता, लेकिन इसे हम क्या लिखेंगे, AST1। ऊपर से लेकर छड़ के केंद्र तक की दूरी क्या है आपका, स्मॉल d। अब इसका स्ट्रेट डायग्राम आप जानते हैं कैसे बनेगा, कैसा बनेगा समझिएगा। उसके बाद कैसा हो जाएगा, पैराबोला। अच्छा से बनेगा ना, आप लोग बनाएंगे तो, आप लोग बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, मतलब पैराबोला हो गया, ठीक है। और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, T मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, अब आयताकार के लिए आप लोगों को C पता है, C कितना होता है, 0.36 FC के XUB, लेकिन BW क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई है BW, है कि नहीं, आसान है ना। ऊपर का प्रतिबल कितना होता है, 0.45 FC के, एक कितने दूरी पर होता है, 0.42 XU, है ना। और ये कितना हो जाएगा, T1 का मान, C1 है, T1 कितना हो जाएगा, 0.87 FY AST1। बीच की दूरी कितना मिलेगा, D-0.42 XU, ठीक है, हो गया। इन्हें समझिए, इतना हो गया, इतना मेरा हो गया। अब सिर्फ कितना बच रहा है, ये दोनों, सिर्फ फ्लेंज का किनारे वाला भाग बच रहा है। फ्लेंज का किनारे वाले भाग अब बना रहे हैं, उसको समझिएगा। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, C1 को 0.36 FC के XUBW, ठीक है। अब समझिएगा, इसमें का कितना छड़ बचा है, सिर्फ एक ही छड़ बचा है, यानी कुछ छड़ बचा है, इसे क्या कहते हैं हम, AST2। लेकिन अभी कंक्रीट तो कुछ है नहीं, नीचे नहीं ना, ए वाला तो हम सब ले लिए हैं, किसमें, यहाँ ले लिए हैं। ए वाला भी नहीं है कि नहीं, ए वाला भी नहीं है, सिर्फ क्या मेरे पास है, ए वाला, है ना। सिर्फ किस काम को बनाना है, इस वाले काम को बनाना है। अब समझिएगा, ए वाला दूरी कितना है, BF - BW/2,
कितना है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ स्ट्रेट डायग्राम कैसा बनेगा समझिएगा। इसका स्ट्रेट डायग्राम नीचे तो कन्फर्म है T2 बनेगा। T2 कितना होगा 0.87 एफ वाई ए एस T2 है ना। प्लस करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिलेगा। अब समझिएगा, अब क्या रेक्टेंगल बनेगा इतना दूर? नहीं, वो तो पिछले वाले में बना था ना। इसमें शुरू से ही क्या है, शुरू से ही टेढ़ा, यहीं से टेढ़ा हो गया। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, शुरू में ही टेढ़ा हो गया। डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा आपका, समझिएगा। यहाँ से कैसे जाएगा, इस तरह मिलेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ से करिए, देखिए ऐसा ही कुछ मिलेगा ना, है कि नहीं। देखिए ये वाला यहाँ सीधा, उसके बाद इस तरह जाएगा, है ना। बना दो उसको, वैसा ही बनाया है ना। देखिए कुछ सीधा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका टेढ़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। ठीक है, अरे हाँ हूँ कहिए। और समझिए, अब इसको देखिए, अब इसको ना आसानी से समझने के लिए, समझिएगा, इसको आसानी से समझने के लिए क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए वाला दूरी कितना है आपका डी एफ, है ना। ए वाला दूरी कितना है डी एफ। तो अब इसका इतना दूरी तो हमको पता नहीं है, इतना वाला दूरी, इतना दूरी रहता है डी एफ बाई 2, पिछले की तरह कर देते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे समझिएगा, नीचे तो आपका T2 ही रहेगा। T2 कितना 0.87 एफ वाई एस T2, ये तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब समझिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो था ना इसको रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल में ये ऊपर वाला कितना मिलता है 0.45 एफ सी के, तो ऊपर वाला 0.45 एफ सी के ही रहेगा। दिख रहा है, हाँ ठीक है। ऊपर वाला कितना रहेगा 10.45 एफ सी के ही रहेगा। लेकिन गहराई को क्या करते हैं ना, हम कम कर देते हैं। देखिए गहराई पहले इतना था, गहराई को क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। और इस गहराई को हम क्या नाम दे दें, वाई एफ। क्या कह देते हैं, वाई एफ। समझिएगा, यानी हम वहाँ किए क्या है, समझिएगा वहाँ किए क्या है, आपका इस तरह था ना, इस तरह क्षेत्रफल इस तरह था, तो इतना दूरी आपको नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब हम इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट किए थे तो आया था आपका 90 स्क्वायर मीटर। तो दूसरा भी हम वही किए हैं। दूसरा क्या किए हैं कि इस वाले को क्या किए हैं, ये आपका था 3 मीटर, मान लेते हैं ये था आपका 3 मीटर, और ये क्या था आपका 5 मीटर, ऐसा ही था। अभी कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए, इसको चेंज किए। कैसे, 3 मीटर को 3 मीटर ही रहने दिए, लेकिन 5 मीटर ये वाला था, इसको कितना कर दिए 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। यानी इतने दूर का, समझिएगा, इतना दूर भरने के लिए क्या किए हैं, इधर की गहराई काट के वहाँ क्या कर दिए, हम भर दिए हैं। समझ रहे हैं ना। यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का क्या है, बराबर है ना। उसको क्या किए हैं समझने के लिए, हम थोड़ा सा इतना एरिया काट के हम वहाँ लगा दिए हैं। समझ गए। तो उसको हम क्या कहने लगे, अब वाई एफ। क्या कहने लगे हैं, वाई एफ कहने लगे हैं। अब वाई एफ आई एस कोड कहता है, आई एस कोड वाई एफ का मान देता है। वाई एफ इजकल टू क्या होता है 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डी एफ। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, वाई एफ, है ना। कुछ चीज़ें ये कोड जो बता दिया वो तो प्रैक्टिकल करके वही बताएं सब, ये कहाँ से आया नहीं पता। वाई एफ का मान क्या हो जाएगा 0.15 एक्स यू 0.65 इंटू डी एफ। जब ये करेंगे ना कैलकुलेट, तो डी एफ से क्या आ जाएगा, वाई एफ थोड़ा सा कम ही आएगा, है ना। डी एफ से क्या आ जाएगा, वाई एफ थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि बताए हैं काट के वहाँ लगाने वाला सिस्टम है। ठीक है, अब देखिएगा इसका C2 क्या आएगा, यहाँ C2 लगेगा, दिख रहा है C2, नहीं दिख रहा। अब देखिएगा, अब समझिए, इसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको कहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ क्या मिला है आपका T2 मिला है 0.87 एफ वाई एस T2। यहाँ क्या मिल जाएगा आपका C2 क्या होगा, देखिएगा 0.45 एफ सी के, यही ना है। ए वाला गहराई कितना है आपका, वाई एफ। अब ये कितने C2 कहाँ लगेगा बताइए, तो C2 कहाँ लगेगा, वाई एफ बटा 2 पे, है कि नहीं। कहाँ लगेगा, वाई एफ के आधे पे। अब देखिए सब मेरा स्टडी आसान हो गया कि नहीं, वाई एफ का आधा कर दीजिए। नहीं तो कौन सा शेप बन रहा था, इस शेप का सेंटर ज्ञात करना मुश्किल था कि नहीं, इस वाले शेप का सेंटर ज्ञात करना, है ना। इसलिए उसको इस तरह कर दिया गया। अब C2 क्या होगा समझिएगा, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा 0.45 एफ सी के, इसकी गहराई कितनी है
वाई एफ। इधर देखिए क्या हो जाएगा 10.45 एफ सी के वाई एफ इंटू इसकी चौड़ाई से गुणा करते हैं। इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, और बीच की दूरी क्या मिल जाएगा आपको, Z2 मिल जाएगा D माइनस वाई एफ बाई 2, यही मिलेगा लीवर आर में Z2, ए मिल जाएगा आपका Z1 यहाँ मिला है। तो ये समझे दोनों कैसे काम कर रहा था, C1 T1 और C2 Z2, ये समझे सेम पिछले वाले की तरह है, बस थोड़ा सा यहाँ वाई एफ डी एफ को हम वाई एफ कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा आपका, टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स कर देंगे, लिखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस टोटल टेंसाइल, क्या हो जाएगा आपका, टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स। और टोटल टेंसाइल कितना हो जाएगा समझिएगा, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू, है ना, प्लस अभी भी टेंसाइल उल्टा लिखा, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब T1 प्लस T2 क्या है, 10.87 एफ वाई एस T1 प्लस 10.87 एफ वाई एस T2 इक्वल टू C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, 10.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू प्लस 10.45 एफ सी के वाई एफ और बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, इतना बड़ा। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद क्या निकलेगा आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ये तो सबको पता होगा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, एफ आई 250 के लिए है, एक्स यू लिमिट कितना मिलेगा 10.53 डी, और एफ आई 415 के लिए है, एक्स यू लिमिट मिलेगा 10.48 डी, और एफ आई 500 के लिए 10.46 डी। उसके बाद क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C1 Z1 प्लस C2 Z2। ठीक है, C1 कितना मिलेगा आपको, 10.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू, ये तो C1 है ना, Z1 क्या है, D माइनस 10.42 एक्स यू प्लस C2 कितना है 10.45 एफ सी के वाई एफ और क्या हो जाएगा आपका बी एफ माइनस बी डब्ल्यू और डी माइनस वाई एफ बाई 2, समझ आ रहा है। उसके बाद एम ओ आर क्या मिलेगा, T1 Z1 प्लस T2 Z2, T1 क्या हो जाएगा 10.87 एफ वाई एस T1 डी माइनस 10.42 एक्स यू प्लस 10.87 एफ वाई एस टी डी माइनस वाई एफ बाई 2। ठीक है, तो उसके बाद एम ओ आर अंडर ओवर तो हम लोग लिमिटिंग वगैरह एक्स यू की जगह रख लेंगे। तो ये समझ आया है ना, पिछले की तरह है, नोट कर लीजिए इसको।